नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आवाज़ सुनो पहाड़ों का मंच लगातार जो है कि उत्तराखंड की आवाज़ उठाता रहता है और उसके लिए चिंतित रहता है। आज हमारे साथ हैं राज नितिन सिंह रावत जी, जो कि साहित्य, समाज और पहाड़ की हर गतिविधि से जुड़े हुए हैं। पहले तो रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ सुनो पहाड़ों के मंच पर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले तो आपने साहित्य और हर किसी को एक समान दृष्टि से देखा, लेकिन अचानक ये बदलाव कैसे, जो कि आपने राजनीति में जो है पदार्पण किया और वो भी उत्तराखंड क्रांति दल जैसी पार्टी को चुना, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद उल्फान जी। मैं राज नितिन सिंह रावत एक पत्रकार लेखक के रूप में एक स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं और वर्तमान में मैं उत्तराखंड क्रांति दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हूं। मुख्य जो आपका ये बिंदु था कि मैं राजनीति के अंदर क्यों आया, राजनीति का मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी में पहले कभी नहीं रहा और लोकतंत्र मत का अधिकार है। वर्तमान में विभिन्न पार्टी विचारधाराओं के साथ साथ अपने मत का प्रयोग करने का जैसा अधिकार है, हमने मतों का प्रयोग किया, लेकिन एक विचारधारा के साथ कि पहाड़ों की उपेक्षा और पहाड़ों के जिजीविका संघर्ष के बाद जो उत्तराखंड बना है, आज 21 वर्ष बाद भी उत्तराखंड की उन स्थितियों को जन सरोकार की जस की तस है। तो राजनीति में एक मत का एक बहुत बड़ा अधिकार है और राजनीतिक विचारधारा के अंदर भी लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ को उठाने का एक अधिकार है। मैं भी उस विचारधारा को अपनी आवाज़ बनाए रखने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया और उत्तराखंड क्रांति दल हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी जो पहाड़ों के मुद्दों की आवाज़ उठाती है, उस पार्टी ने मुझे एक प्रवक्ता के रूप में एक अहम जिम्मेदारी दी है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के इतिहास के बारे में अगर आप, मुझे लगता है कि उसके बारे में कुछ बताएंगे और उत्तराखंड क्रांति दल को कैसे आप जो है कि वापस एक बड़े दल के रूप में ला सकते हैं, इसके लिए क्या प्रक्रिया है? मतों के अधिकार के आधार पे जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल को एक क्रांति के रूप में सोचा, उसे राजनीति के रूप में आत्मसात नहीं किया। इस विचारधारा के साथ कि लोकतंत्र के अंदर जब भारत का स्वाधीन स्वतंत्र आज़ादी हुई तो राजनीतिक पार्टियों का प्रादुर्भाव कांग्रेस और बीजेपी और पार्टियां रही और उत्तराखंड क्रांति दल एक ना कि राजनीतिक रूप में एक पर्वतीय जिलों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए एक आंदोलन के रूप में, एक दल के रूप में उसने काम किया। आज उत्तराखंड क्रांति दल उस क्रांतिकारी दलों के साथ साथ एक राजनीतिक विचारधारा के पर्वतीय जिलों के लिए निरंतर संघर्ष है, जो पहले से ही आज की डेट पे लड़ रही थी। क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप इन लड़ाई को लड़के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जनता की लड़ाई बन रही है, ये जो विचारधारा कहीं ना कहीं क्रांति दल की है उसको जनता तक कैसे पहुंचाएंगे और इन जिलों की मांग से लेके इन ब्लॉक स्तरीय उससे लेके प्रशासनिक इकाइयों को अगर छोटा कर दिया जाता है तो इससे क्या फायदे होते हैं? जी, ये बड़े एक इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास कि भारत की आज़ादी के में हमारे उत्तराखंड के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और उत्तराखंड की राष्ट्रीय अखंडता समता के लिए उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा अपनी जनमन अपनी जान न्यौछावर दी और उसका एक स्वतंत्र लोकतंत्र के अंदर जब भारत की आज़ादी हुई उसमें तो एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है। उसके बारे में उन स्वतंत्र सेनानियों के यदि मैं जिक्र करूं, आज उत्तराखंड एक अलग प्रदेश बन गया है और प्रदेशों की यदि बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लोग शहीद हुए और उत्तराखंड आंदोलन के बाद फिर उस राष्ट्र की अखंडता समता के लिए हमने जो लड़ाई लड़ी, हमेशा हमारे उत्तराखंड के लोग ही हमेशा आगे रहे। आप एक बात देखिए कि उत्तराखंड के स्वतंत्र भारत के अंदर जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया था और संविधान के अंदर सबका विकास समतामूलक समाज है और उसमें जो गरीब और वंचित लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान रखा गया, लेकिन पर्वतीय जिलों की हमेशा उपेक्षा रही और स्वतंत्र भारत के अंदर भी हमने रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य के हितों के लिए हमेशा अपनी क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी और कितनी बड़ी सादत रही कि उत्तराखंड के बनने के लिए हमने 42 सादतें रही, जिसमें हमारी 2 महिला बेलमती चौहान और हंसा धनई रही और मुजफ्फरनगर जैसे विध्वंस, ऐसे बर्बर बलात्कार जैसे कांड हुए, उसमें उन लोगों को ये निर्कुश जो हमारा शासक इस तरह का रहा और उसमें हमारी कितनी माताओं की गोद सुनी हुई, कितनी बहनों की क्या कहते हैं मांगे हमारी उसकी गई, भारत माता की हमारी माताओं की गोदें सुनी हुई हैं, हमारी बहनों के मांग के सिंदूर उजड़े। आज हमारी किसी पार्टी किसी विचारधारा किसी रास्ते लड़ाई नहीं है। हमारी उत्तराखंड की जनता ने इन पे राजनीतिक विश्वास किया और अपने मत का उपयोग किया और 20 साल इन्होंने जिले अपनी बारी बारी से इन्होंने सत्ता भी प्राप्त करी। आज आप खुद देख लीजिए कि जिस आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्तराखंड हमने पाया था, आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं।
अगर आंदोलन करा गया है वो दुनिया ने देखा है कि उत्तराखंड क्रांति दल का जो एक सपना था, लेकिन अगर ये चीजें हम देखें तो थोड़ा सा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आपको कितना फर्क दिखता है कि पहले क्या था और अब उससे क्या फायदा हुआ या नहीं हुआ? आज आप पर्वतीय जिलों का जो पर्वतीय जिलों की हमेशा उपेक्षा रही, जिस कारण हमने लड़ाई लड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने हमेशा पर्वतीय जिलों के लिए एक अलग बजट आया करता था और उस पर्वतीय जिलों के बजट होने के बाद भी हमें कोई अनुकूल हमारी वो सब चीजें सुविधा नहीं हुई। आज सड़क, बिजली, पानी, सब चीजों की सुविधाएं हुई हैं, तो वो एक राष्ट्रीय अवधारणा के अनुरूप नहीं, लेकिन उन पर्वतीय जिलों की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के अनुरूप, वहाँ के साहित्य संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, वहाँ के लोगों के रोजगार, शिक्षा और जो हमारी ऑर्गेनिक खेती हुआ करती थी, जिसको उन सब चीजों का आज बिल्कुल अस्त व्यस्त है। आपके सामने देखो, कोई भी खेती है, सारे बंदर और सुअर, कहीं हमने कोई किसी प्रकार की हमारी कोई खेती नहीं हो रखी। और मनरेगा बीपीएल के ऊपर आज पूरा पर्वतीय जिलों का लोग ज़्यादा आत्मनिर्भर के रूप में है। आज आत्मनिर्भर भारत के अंदर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने नई शिक्षा नीति करी, लेकिन हमारे लोगों को, ऊपर रहने वाले लोगों को शिक्षा के रूप में आज आधुनिक शिक्षा क्या, उन्हें हाई स्कूल, इंटर के बाद भी दुर्गम स्थानों पर जाना पड़ता है और उनको उस तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर और जो वैसी आधुनिक शिक्षा है वहाँ से वो दूर दूर तक उनका कहीं नहीं है। आज डिजिटल क्रांति की बात है, हमारे यहाँ नेटवर्क की कोई वो नहीं, किसी प्रकार की जो मोबाइल से लेकर कोई नेटवर्किंग है। बच्चे लोग बिल्कुल राष्ट्र की मुख्य विचारधाराओं से आने वाली पीढ़ी अलग है। वही मनरेगा बीपीएल पे कोई रोजगार नहीं है, पलायन का कोई आयोग बना, कोई नीतियाँ नहीं बनी, हमारी किसी नीति के भू कानून, हमारी राजधानी जो हमारा सपना था गैरसैंण राजधानी, इसी के पर्वतीय जिलों का विकास हो, कोई भी चीजें यदि हमारे उस जो हमने इतनी बड़ी साध्यतें दी उसके कारण अनुकूल बनती तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन ये भी तो सच है कि जनता कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस को चाहती है, इसीलिए उनकी सरकार बनवा रही है। आपने राज्य की लड़ाई तो बहुत जोर शोर से लड़ी, आखिर आज सत्ता तो उन्हीं के हाथ में, तो नीतियाँ तो ऐसी चलेंगी। और आपकी तरफ से इस प्रकार की कोई प्रदेश को मतलब कैसे हाथों में आए, इसके लिए बहुत बड़ी कोई क्रांति दिखी नहीं गई अभी तक, तो इसको कैसे 2022 को आप फाइट करेंगे? 2022 का क्या, उत्तराखंड क्रांति दल तो हमेशा पर्वतीय जिलों के हक हकूक़ के लिए वैसी संघर्ष कर रही है जो उत्तराखंड बनने के लिए कर रही थी। अब उत्तराखंड 2022 के अंदर जागरूक मतदाताओं को ही सोचना पड़ेगा कि उनका हित किस में है। इस 21 साल के अंदर वो उपेक्षित स्वास्थ्य, शिक्षा और जो विभिन्न जितनी समस्याएं जैसी की जैसी थी वो वैसी ही चाहते हैं, या एक डीडी पंत की उस विचारधारा की जल जंगल जमीन की विचारधाराएं जिसमें सब लोगों का विकास हो, उन पर्वतीय जिलों के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, हर प्रकार की चीज़ें बेहतर हों। और उत्तराखंड क्रांति दल में यदि विश्वास करेगी और पर्वतीय जिले अपने हित चाहेगी तो मुझे उम्मीद है कि एक जागरूक मतदाताओं की तरह, चाहे कितनी भी भीड़, कितनी भी इस बाजारवाद के आंदोलन से अलग हटके अपने विवेक से जागरूक मतदाताओं की तरह उत्तराखंड 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल को मत का उपयोग करेगी, ऐसे मेरा मानना है। वो तो ठीक है, पर जिस प्रकार से कि जनता की भी पसंद भाजपा और कांग्रेस है, यानी कि सत्ता के नज़दीक उत्तराखंड क्रांति दल कभी नहीं आ पाया, और अगर आया भी है तो कहीं ना कहीं उसने भी, चाहे उसकी राजनीतिक मजबूरी रही हो, तो भाजपा और कांग्रेस को जो है कि सपोर्ट करा है वक्त वक्त पे। तो आपका इस पे क्या कहना है कि लोग, या तो लोगों को आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे हो, या लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस उत्तराखंड राज्य के लिए, जो पर्वतीय राज्य का जो सपना देखा था, उसके पीछे आपकी विचारधारा क्या थी? देखिए कि उत्तराखंड क्रांति दल का आपको मैंने पहले ही बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड बनने के लिए जितना संघर्ष कर रही थी, आज उत्तराखंड बनने के बाद भी अपने लोगों के जन सरोकारों के हितों के लिए उतना ही संघर्ष कर रही है। ये किससे कोई बात नहीं छपी, आज हम वैसी के वैसी संघर्ष कर रहे हैं। जागरूक मतदाताओं को ये सोचना पड़ेगा कि वो दो दलें तो पहले से, राष्ट्रीय और कांग्रेस की पार्टियां और बीजेपी जो पार्टियां हैं वो तो पहले से ही थी। आखिर उत्तराखंड क्रांति दल जिस विचारधारा के अनुरूप इस पहाड़ का उत्तराखंड का विकास चाहता था, उस अवधारणा जन जंगल जमीन और वहाँ की अवधारणा के अनुरूप यदि विकास हुआ है तो जनता 21 साल में देख रही है कि स्थिति हमारी वैसी की वैसी है। यदि उत्तराखंड क्रांति दल को आस्था करके, मुझे लगता है कि उस बाजारवाद के उस तरह की चकाचौंध से दूर रह के 2022 में उत्तराखंड
क्रांति दल को मतदान हमारी जागरूक मतदाता ही करेगी, मतदाता अपना मतदान का उपयोग करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। मेरा तो अपने जागरूक मतदाताओं से यही निवेदन है अपनी इस बात के लिए कि अधर में डोलती नहीं है, अगर संभालो तो संभल जाए, नहीं तो पीढ़ियां हमें बदनाम कर देंगी। और मिलावट ब्लैक का धंधा कहीं पर चोर बाजारी, और मची है लूट दौलत की खुले बाजार में भारी, और छल कपट झूठ नीति बने आधार जीवन में, और यूं अपने ही सुलगा रहे हैं आप चिंगारी। मेरे इस लोकतंत्र के अंदर जागरूक मतदाताओं से यही निवेदन है कि उत्तराखंड क्रांति दल पे आस्था और विश्वास के साथ 2022 को हमें एक बार मौका दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो है कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो भावनाएं हैं वो पहाड़ को लेके है और पहाड़ी राज्य को लेके है, और इस पहाड़ी राज्य में कहीं ना कहीं दर्द तो है, लेकिन वो दर्द जो है कि चाहे वोट के रूप में कहें या शायद समझने के फेर में कुछ ना कुछ है। तो ये थी बात हमारी राज नितिन सिंह रावत जी से, और जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद।